मुझे याद है 2006-7 के आसपास की बात होगी। जी, अ, जी, एक ये टेंडर था ठियोग से रोहडू वाला जी, जो पुल तक जाना था, और दूसरा था आपका मैहतपुर से जो मकलोडगंज तक जाना था। ये 2 मैक्लोडगंज। ग्लोबल टेंडर हुए थे। ये दोनों ग्लोबल टेंडर जो है वो चाइनीज़ कंपनी ने लिए, और 2 पहले और सेकंड बिडर मुझे लगता है रोडू वाले में शायद सोमनाथ बिल्डर्स है, और यहाँ पे कोई और था। तो इन दोनों टेंडर्स के बीच में कम से कम 100 करोड़ रुपए का फ़र्क था। फ़र्क था। पहली बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग के बीच में 100 करोड़ रुपए का फ़र्क था। वो इसलिए था कि चाइना किसी भी हद तक उन टेंडर्स को लेना चाहता था। जी, टेंडर्स को लेने की एक वजह ये वजह नहीं थी कि चाइना घाटे में काम करना चाहता था। वजह ये भी थी कि चाइना उस एरिया में कंट्रोल करना चाहता था जो एरिया चाइना के हित के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप बिल्कुल। रोडू वाले एरिया की बात करें तो वो चाइना के साथ लगता है, वो तिब्बत वाला एरिया मैच करता है, जहाँ पे चाइना चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। अगर आप इस महतपुर से मैक्लोडगंज वाले हाईवे की बात करें, तो कहीं न कहीं चूँकि तिब्बत एक्साइल गवर्नमेंट यहाँ पे रहती है, तो वो कंट्रोल कर, क्योंकि चाइना के जो ऑफिशियल्स थे, जो चाइना के अधिकारी थे, आपको वो दे मे बी एजेंट्स, दे मे बी समथिंग, क्योंकि वो आपको वहाँ से वो वहीं से आते थे। जी, वो चाइना से स्पेसिफिकली अधिकारी थे, इंडियन कंपनी से यहाँ लगी थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो चाइना से ही आते थे, जो इन हाईवेज़ को देख रहे थे। और आप जी। ये भी देखना कि जब ये हाईवेज़ बन रहे थे, ये दोनों हाईवेज़ का काम डिले हुआ। डिले होने की हाँ, वजह ही यही थी, क्योंकि जब-जब इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ, इन अधिकारियों को वापस भेजा गया। हाँ, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानती थी कि ये अधिकारी कौन है, इसके बावजूद उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि टेंडर हमारा नहीं था, टेंडर ग्लोबल था। तो जी, हमारी इंटरफेरेंस उसमें बहुत कम थी। उसको चाहे इंटरनेशनल ने ही फंडिंग की थी, इंटरनेशनल ने ही उसको सब कुछ किया था। लेकिन व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब वो डिस्प्यूट चाइना के साथ बढ़ रहे थे उस दौरान, तो मैहतपुर से मैक्लोडगंज वाले जो प्रोजेक्ट था, उसको कट शॉर्ट करवाया, और उसको जी, मुझे लगता है मुबारकपुर या अंब तक लिमिटेड किया, सो दैट कि चाइना के जो लोग हैं वो मैक्लोडगंज में जाके रेकी ना कर सके, क्योंकि उस वक़्त ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा था। तो चाइना हर तरीके से पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता है। ये चाइना का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जी, जिसको जिसको समझना पड़ेगा। जी, जी। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ। जी, हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, ये चाइना की बॉर्डर एरिया भी, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है, और ये सामरिक महत्व बढ़ रखता है इस बात को। और जी, कल को अगर हमें अगर सोचना हो कि अगर चाइनीज़ की कोई नियत, बदनीयत जो भी है, अगर उस हिसाब से अगर वो आगे बढ़ता है, तो बॉर्डर एरिया हमारा किन्नौर और लाहौल स्पीति है। हुँ, और इस एरिया में जब उसको आना है, तो ऐसे तो आप एंट्री देंगे नहीं। तो ट्रेड जी, उसका एक ऐसा माध्यम भी है। एक नज़रिया ये भी हो सकता है, मैं गलत भी हूँ। और ये कमाल की बात है कि हिमाचल प्रदेश के सभी ग्लोबल टेंडर में चाइनीज़ सबसे कम रेट पे आपको देता है। और रीज़न जी, उसका ये भी रहता है, जो अरविंद जी के मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, कि वो घाटा तो नहीं लेगा, बट वो प्रॉफ़िट ना भी ले तो भी वो एंटर करता है, और बाकी जितने भी कंपनीज़ हैं आपको डोमिनेट करता है। उसकी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ट्रिलियंस में काफ़ी इकोनॉमी है, और वो ये रिस्क ले सकता है। उसने और भी कोशिशें की हैं कि आस-पास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके सारे ग्लोबल टेंडर्स में अगर आप जाओगे, एक सर्वे करोगे, तो आप देखोगे कि चाइना के डोमिनेशन है। हुँ, अच्छा, ये भी नहीं कि चाइनीज़ ही आगे करते हैं, काम तो इंडियन ही कर रहे हैं। हुँ, यहाँ पे जो जेसीबी चल रही है लोगों की, या कटिंग हो रही है, तो इंडियन ये सारा लग रहा है। बट हुँ, वो चाइनीज़ जो टेंडर्स होते हैं, और जो ग्लोबल टेंडर होते हैं, उसमें चाइनीज़ डोमिनेट करती ही करती है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल, ये भी नज़रिया देखना पड़ेगा कि जब आप बॉर्डर एरियाज़ की स्टेट्स के साथ ऐसी कोई इश्यू चलता है, तो आप इन कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व मत करो, इनको आपको रोकना पड़ेगा। क्योंकि जी, आपकी अंडर 100% आपकी जानकारी वहाँ तक मौजूद है। और जी, मेरा हिसाब से जब 15 साल तक अगर आपने चाइनीज़ यहाँ बिठा रखे हैं किसी एक रोड के लिए, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं रहेगी कि जो उन तक नहीं पहुँची होगी। 15 साल जी, में तो बिल्कुल। बहुत कुछ सीख सकता है, देख सकता है आदमी। और जी, हमारे यहाँ अरविंद जब हिमाचल में आप पहुँच जाओगे, जहाँ मर्ज़ी जाएँ आप। जी, जी। जी, अरविंद। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था उस वक़्त कि इन टेंडर्स को कंप्लीट भी नहीं किया गया। हाँ, हाँ, ये कंप्लीट भी नहीं हुए। इसको बाद में हिमाचल सरकार ने दोबारा फंडिंग की है। हिमाचल सरकार ने 2013 के बाद इसमें फंडिंग हुई है। मुझे याद है ऊना वाला जो रोड था, इस पे बड़ी हुई, और इवन कोटखाई वाला तो अभी भी काम चला हुआ है, शायद अभी भी उतना रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। कितने सालों से। लेकिन चाइना जो है वो इतने साल यहाँ पे बैठ के अपने लोगों को बैठ के अपनी रेकी करके चला जाता है। ये जी, अब अभी जैसे इस कोरोना के दौरान जब भारत सरकार ने अभी घोषणा की 200 करोड़ से नीचे के टेंडर्स जो है वो ग्लोबल नहीं होंगे, सिर्फ इंडियन कंपनी ले पाएंगी। मुझे लगता है कि ये एक पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन ये
इससे भी आगे आपको जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, जैसे रजनीश जी कह रहे हैं कि बहुत से महत्वपूर्ण, देखो आप ग्लोबली ग्लोबली एक आप दुनिया में रहते हैं जहां पे आप एक कंट्री को इमीडिएटली बाइकआउट नहीं कर सकते, इमीडिएटली बैन नहीं कर सकते। ये ट्रेड ट्रीटीज हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेड ट्रीटीज है। इमोशनल होना एक अलग बात है, आप झंडे उठाओ, आप पुतले फूंको, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर यू हैव एग्रीमेंट्स, ठीक है। जी लेकिन आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख ले, आप अपने टेंडर्स के प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, जहां आप ये लिमिटेड कर सकते हैं कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज में, इन पर्टिकुलर कामों में ये कंपनियां, इन देशों की कंपनीज हिस्सा नहीं ले सकती। बिल्कुल। परसेंट आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव टू वर्क ओवर दिस। जैसे मैंने बताया कि 200 करोड़ के टेंडर्स को उन्होंने कर दिया कि लोकल रहेंगी, वैसे ही आपको ये देखना पड़ेगा बॉर्डर्स एरिया जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, उन जगहों पे क्या आपको अब एटलीस्ट आपको चाइना जैसी कंट्रीज को तो रोकना पड़ेगा, उनकी कंपनीज को इंटरनेट से रोकना पड़ेगा, उनको आने से क्योंकि रोकना यहाँ पड़ेगा। पे आपने जैसे पहले भी आपने इस चीज़ के ऊपर चर्चा की अरविंद जी, कि अगर हम बात करें वैसे चाइनीज़ टेक की बात करें, चाहे फुटवियर्स में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आज बहुत सारी आइटम्स चाइनीज़ आ रही हैं। लेकिन ठीक है, जैसे आपने लग्ज़री की बात की, लेकिन जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, लाइक हम मेडिसिन्स की बात करें, उसमें 90% इम्पोर्ट जो है वो चाइना से होता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें एसेंशियल के ऊपर भी एक जैसे बल्क ड्रग पार्क की आप बात कर रहे थे, तो ये भी एक अहम मुद्दे हैं। ये मैंने इसीलिए मुद्दा, जब हमने ये जब हमने डिस्कशन शुरू की, इसीलिए मैंने सबसे पहले मुद्दा मेडिसिन का उठाया कि हम 15 ऐप सिखाते हैं कि जी ये ऐप चाइना की है, इसको मत यूज करो, हेलो मत यूज करो, वी चैट मत यूज करो, इसको मत यूज करो, फलाना मत यूज करो। भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आप तो दवाइयां चाइना की खा रहे हैं। जी, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल आ रहा है अरविंद जी, और ये मुझे लगता है ये सवाल लेना भी चाहिए। हमारे एक व्यूअर हैं, वो यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि खबर ना हो भी तो जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स यहाँ पे जुड़े हैं, तो हम भी जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो ज़ूम ऐप पे हम लाइव हुए हैं, ये भी ज़ूम ऐप भी तो चाइनीज़ है। देखिए, ये सवाल मैंने बताया ना कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो जिनका भी ये सवाल है मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि जूम ऐप इज नॉट वीरेंद्र ए ठाकुर जी का सवाल है ये, वीरेंद्र ठाकुर जी का सवाल है। Zoom app is not a Chinese app, first of all. Zoom is an American company based in California, invested by Americans, और ये अमेरिका में ही लिस्टेड है। Zoom का जो सीईओ है, ही वाज प्रोजेक्ट इंजीनियर विद वेबएक्स कंपनी, जो वेबएक्स कंपनी है उसका इसको प्रोजेक्ट इंजीनियर था। वो Zoom का आज के डेट में सीईओ है, इज अ फाउंडर ऑफ Zoom। ही इज अ चाइनीज, बट ही इज अ अमेरिकन सिटीजन। जी, अब आप अच्छा समझ सर, रहे हैं? मैं हाँ, जी मैं इसमें एक और जोड़ दूं। एक्चुअली ये इमोशनल मुद्दा होके मैंने कई बार देखा था, पर मैं यहाँ एक और थोड़ा हटके इसके साथ जोड़ता है सवाल। कभी आपने सोचा है कि इंडिया को चाइना ने यहाँ पे एंगेज क्यों किया? कुछ दिन पहले ही इंडिया क्लेम कर रहा था कि पीओके मेरा है। कुछ समय पहले ही पूरे वर्ल्ड की जितनी भी ट्रेड की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो चाइना से शिफ्टिंग की बात कर रही थी। और इंडिया एक इकलौता, और इसके साथ छोटे मोटे कंट्रीज और भी जैसे ताइवान वगैरह, जो इन सारी कंट्रीज के लिए अच्छा हब बन सकता था। जब से ये एंगेजमेंट हुई है बॉर्डर्स में, जहां पे हमारे सोल्जर्स गिरे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये इश्यूज खत्म हो गए, वो इश्यू छुप गए हैं, पीछे हो गए। एक्चुअली वो ये चाहता है कि डाइवर्ट कर रहे हैं आपको, आपकी जो एंगेजमेंट कर देंगे बॉर्डर में, आपको डिस्प्यूटेड एरिया शो कर देंगे। तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तो किसी उनका मकसद होता है प्रॉफिट को अर्न करना, तो वो इश्यूज तो अभी गायब हैं मीडिया से। अभी तक तो हमें यही इसमें जा रहे हैं, जबकि हम जी, लोग, इवन पीएम साहब ने भी कहा था कि हमें अब इसको अवसर बनाना है। जब आपने इसको अवसर बनाना है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इंगेज कर देंगे, एक फाइट का माहौल, एक लड़ाई का माहौल बना देंगे, तो ऑब्वियसली वो चीजें खत्म हो जाएगी। पर मैं क्योंकि यहाँ एक हाँ जी, जी। जी, क्योंकि चर्चा काफ़ी लंबी हो रही है और मतलब मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया। मैं आखिरी में अरविंद जी से चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ रजनीश जी आपसे। मैं अरविंद जी से चाहूँगा कि एक आखिरी बात करें और इस पे अपनी राय रखें। और देखिए, एक बात बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी। चाइना एक प्रैक्टिकल कंट्री है हुँ, और वो सिर्फ ट्रेड वार करता है। हुँ, देखिए, जब चाइना ने
ट्रीटी का उल्लंघन करना होगा। जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो चाइना हथियार भी चला सकता था। लेकिन जैसे रजनीश जी ने कहा कि चाइना एक एटमॉस्फेयर बनाना चाहता था, क्योंकि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना को भी, पूरा दुनिया चाइना के खिलाफ जाके खड़ा हो गया। अमेरिका और इंडिया, जापान जैसी कंट्रीज ने, मेन 3 वर्ल्ड की कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट चाइना के साथ बहुत ज्यादा है। हम चाइना से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अमेरिकन और जापानीज ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाइना के अंदर की हुई है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो या तो अमेरिका की है या जापान की है, जो चाइना के अंदर जाके काम कर। जैसे एप्पल की बात करो, एप्पल इज बेसिकली चाइनीज, इज अमेरिकन कंपनी, इट्स नॉट अ चाइनीज कंपनी, बट एप्पल इज वर्किंग इन चाइना। जी। राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उन्होंने पहले दिन से एप्पल को ये बात कही है कि अपना सारा बिजनेस आप अमेरिका में शिफ्ट करो, ठीक है, हम आपको रिबेट्स देंगे। अभी भी जब ये कोरोना शुरू हुआ तो अमेरिका और जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने जो वहां पे उनकी कंपनीज हैं, उनको ये क्लियर बोला है कि आप चाइना से बाहर निकल के इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको फंडिंग करेंगे, जी। हम आपको रिहेबिलिटेशन के लिए फंडिंग करेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट जो वो इंडिया है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज वर्ल्ड में काम कर रही हैं उनका सबसे बड़ा जो बाजार है वो भारत है। पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, और मनी एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज अ बिग मार्केट। अब चाइना को भी ये बात मालूम थी कि जिस ट्रेड वार में सबसे ज्यादा नुकसान अगर चाइना को होगा तो उसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है आपके आसपास जो इस ट्रेड को, इस बिजनेस को संभाल सके और उसकी मार्केट भी डेवलप करे। अब अगर मान लिया कि चाइना की कंपनी, चाइनीज से उठ के कंपनी किसी और कंट्री में चली जाती है, लेकिन उसको माल तो इंडिया में बेचना है ना, इंडिया जैसे मार्केट। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की तैयारी, एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा था। भारत सरकार ने भी जैसे अभी आत्मनिर्भर एक योजना को शुरू किया था, भारत सरकार के, भारत के इंडस्ट्रीज थे वो भी काफी जगह चर्चाओं में चाइनीज के साथ, चाइनीज के अंदर जो कंपनी से उनके साथ चर्चा में चले गए थे, खासकर जापानीज और अमेरिकन के साथ। इन बिटवीन ही एलएसी वाला मुद्दा हुआ। एलएसी वाले मुद्दे ये हुआ कि अब ये एक माहौल चला गया कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा, एंड इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। ट्रेड वार है ट्रेड वार। हमारी, और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के अंदर ही इतनी ओपोनेंट्स होते हैं जो ये कहने के लिए हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसलिए हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल इस बात को भूल जाते हैं कि जितना इस देश के अंदर हमारी सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उतना ही चाइना जो है वो अपनी ट्रेड वार में कामयाब हो रहा है, क्योंकि उसको बाहर से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना। हमारी कंट्री के अंदर ही सवाल हमारी सरकारों से होंगे तो हमारे अंदर ही माहौल खराब हो रहा है। तो चाइना अपनी बेसिकली लड़ाई में, अगर आप चाइना का जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके पेजेस को पढ़ो, उसके ट्विटर्स को पढ़ो, तो वो इसी वार को कर रहा है कि नहीं नहीं हमारे बिजनेस को डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। 2 एटमॉस्फेयर चाइना ने खड़ा किया और अब चाइना का ही वो कह रहा है कि हमारे बिजनेस में डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए, सो दैट कि वो ये माने कि इंडिया इज नॉट ए गुड कंट्री टू इन्वेस्ट। बिल्कुल। यहाँ 1 मिनट में जो है वो बिजनेस को लेके इस तरीके के इमोशनल माहौल आ जाते हैं, जी, तो वो सक्सेसफुल। तो अब आज की चर्चा काफी लंबी होगी। रजनीश जी, आखिरी में आप कुछ कहना चाहें, एक छोटा सा मैसेज। अब इसमें सोल्यूशन देते हैं। वैसे तो स्ट्रेटजी वाले बना रहे होंगे कि क्या कर सकता है इंडिया। हमें याद रखना चाहिए कि पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने यहाँ पर एक कंट्री बसा रखी है, इसको हम तिब्बत कहते हैं, जो कि नेशनल इशू नहीं, कंट्री पूरा वर्ल्ड वाइड इशू है। उनको हम दोबारा हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो यंगस्टर उनके हैं उनको आगे लाइट में कर सकते हैं। इन डिस्प्यूट, इस जो डिस्प्यूटेड जो कंट्री है उसको वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में जाकर हम पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी ले सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का हम सपोर्ट ले सकते हैं और अगेंस्ट चाइना काम कर सकते हैं। और इंडिया में पोटेंशियल है, सेना बहुत जबरदस्त है हमारे पास। मैं मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये यकीन से कह सकता हूँ कि कभी भी युद्ध हुआ तो बहुत बुरी तरह मार खाएंगे, क्योंकि इंडियन ऑलवेज सोल्जर्स हमेशा रेडी रहते हैं और अब की बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। तो ऐसा कुछ होने जा रहा। वैसे मेरे को नहीं लगता कि वो कभी ट्रेड के चक्कर में इतना बड़ा कोई काम करेगा, वो अपनी इंटरेस्ट को बचा के। क्योंकि हमने जो यहाँ पे अहम मुद्दे उठाए हैं ट्रेड को लेके, तो सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आई है वो आई है एसेंशियल कमोडिटीज को लेके, जो एक हमें पहले सोचना पड़ेगा और जिसपे ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट यहाँ इंडिया में हो रहा है। मैं यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी के सवाल आए, माफी चाहता हूँ, कुछ सवालों को मैंने लिया भी है जो सामने दिखे, और आप लोग यहाँ इस चर्चा का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक कपिल कुमार जी हैं, वो अपना सवाल भेज रहे हैं। आपका सवाल इस चर्चा से रिलेटेड नहीं था कपिल जी, लेकिन आपकी आवाज आपने उठाया है उसके ऊपर हम आपके साथ कभी बात करेंगे अगली चर्चा में, और इस मुद्दे को जरूर हम आगे उठाएंगे। तो आप सारे व्यूअर्स का यहाँ पे हमारे साथ इस लाइव चर्चा पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रजनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला खबर नॉक करने के लिए। थैंक यू।